हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो आज हम भारत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके एस्पेक्ट से देखेंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी को आपको दो पहलुओं में पढ़ना है। एक तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से चीजों को देखना है, और दूसरा वहीं पे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखना है। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस जितने भी चैप्टर किए उनमें जो वैश्विक स्थिति है भारत की, और वैश्विक स्तर पे कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, वैश्विक प्रमाण जितने भी हैं जलवायु के, उन सब के बारे में देखा कि कैसे देशांतर है, यमंतर है, वो सभी देशों पे लागू होते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें विशेष रूप से भारत के सारे पहलुओं को देखना है कि जब ये सभी चीजें भारत पे अप्लाई होती है तो भारत की स्थिति क्या हो जाती है। इसीलिए भारत की विशेषताओं को ध्यान में रख के इस चैप्टर को बनाया गया है, यानी हम इंडियन ज्योग्राफी को इस समय कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत के प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो आपने भारत की आकृति में देखा होगा कि भौगोलिक आकृति या राजनीतिक आकृति मानचित्र में इस साइड अरब सागर आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, वहीं पे दक्षिण में आता है हिंद महासागर। इस तरह से भारत, और उत्तर में हिमालय है। इस तरह से भारत की अवस्था जो ज्योग्राफिक रूप से इन महाद्वीपों और एक हिमालय से घिरी हुई है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। यानी इस आकार की बात करें कि यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो अंतिम छोर है दक्षिण का, उसको देखें तो भारत की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो है 2900 किलोमीटर। यानी पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो अंतिम हमारा राज्य है पूर्वी तट पे जो स्थित है अंतिम पूर्वी तट, यहाँ से पश्चिम में जो पश्चिम की तरफ पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात में जो कच्छ है वो अंतिम है पश्चिमी क्षेत्र का। इस दिशा को दोनों की तरफ दूरी देखें तो ये टोटल मिला के 2900 किलोमीटर, यानी भारत की जो चौड़ाई है वो 2900 है और लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी भारत में इतने सारे स्थल रूप को मिलते हैं कि मैदान है, पठार है, तटीय मैदान है, साथ में जो है पर्वत है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भारत जो भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, क्योंकि इसकी जब जलवायु और इसके आकार के हिसाब से देखा जाए तो हर स्थिति में अपनी खुद की विशेषता है कि पश्चिम भारत में अलग संस्कृति है, भाषा है। यहाँ पे गुजराती और राजस्थानी जैसी भाषा है, तो यहाँ पे पहाड़ी जैसी भाषा है। उत्तर में पहाड़ी जैसी भाषा है, कश्मीरी, ये सब। उत्तर भारत में देखे तो इसकी भोजपुरी, मैथिली ये सब भाषाएं बोली जाती है। दक्षिण में आ जाए तो कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह से जो है भारत की आकृति में जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ इसकी संस्कृति और भाषा में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाता है। इसलिए भारत को कहा गया कि विविधता में एकता की संस्कृति का पालन करता है भारत। सबसे ज्यादा विविधता जो पूरे विश्व में दिखाई देती है वो केवल भारत में ही है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, क्योंकि हमारी विविधता होते हुए भी हमारी एकता के कारण हम एक राष्ट्र के धागे में हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत कहा जाता है कि चीन के बाद हम विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के रूप में आते हैं, और इसी के कारण भारत की जो जनसंख्या लाभांश है, इसके हिसाब से आजकल न्यूज में रहता है कि इस अधिक जनसंख्या का किस तरह से लाभ उठाया जाए। युवाओं को, जो युवा है हमारे देश के, उनको कौशल किस तरह प्रदान किया जाए जिससे कि ये हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच स्थित है। पश्चिम से पूर्व की बात करें भारत का विस्तार तो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार का लगभग 29 अक्षांश के 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह से की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटा होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि एक देशांतर का जो समय है वो 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 2 घंटे पहले उगेगा। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो भारत के देशांतरों में जो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। और इसको क्यों माना गया है तो हमने इसके कारणों में देखा था कि ये बीच में स्थित है। यह यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। तो इसको समझते हैं कि किस तरह से कहा गया है। पूरी तरह से आपको कर्क और विषुववृत्त के बारे में ध्यान रखना है इसको पढ़ते समय कि पृथ्वी का ग्लोब है, इस पे इसको विषुववृत्त में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में मतलब गोलार्ध में। और वहीं पे इसको पूर्व पश्चिम देशांतरों के थ्रू एक यमोत्तर रेखा है, देशांतर जो प्रधान रेखा है उसके थ्रू इसको पश्चिमी और इसको पूर्व में बांटा गया है। ठीक है, अब पृथ्वी को पूरे वैश्विक मानचित्र पर देखते हैं तो वो यहाँ पे स्थित पाया जाता है, यानी ये विषुववृत्त के ऊपर है, अर्थात ये कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब वहीं पे जब हम देशांतर के हिसाब से बांट कर देखें तो भारत की स्थिति कहाँ होगी? तो ये पूर्वी गोलार्ध में होगी, क्योंकि ये जो भाग है पूरा का पूरा ये पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। तो ये भारत इस हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में आता है, इतना आप समझिए। अब यहाँ हमने कर्क रेखा और मकर रेखा दो रेखाओं के बारे में बात की थी। तो दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा जो है मान लीजिए कि यहाँ पे 0 जो शून्य है वो विषुववृत्त को दर्शाता है, वहीं पे 23 डिग्री 30 जो अक्षांश है वो कर्क रेखा को दर्शाता है। उसी तरह से साउथ में आएंगे तो वो भी 23 डिग्री 30 जो रेखा बनेगी वो मकर रेखा बनेगी। इसी तरह से यहाँ पे 60 डिग्री पे आएंगे तो वो आएगा शीत ऋतु का, और 90 पे आएंगे तो एकदम ध्रुव पर आएंगे। उसी तरह से ये दक्षिणी ध्रुव होगा 90 डिग्री का अक्षांश, तो वहीं पे उत्तर में आएंगे तो वो 90 दक्षिणी ध्रुव स्थित होगा। तो इस तरह से जो है अक्षांशों का मुख्य विभाजन हुआ है। अब जो ये कर्क रेखा है जो 23 डिग्री पर स्थित है 23.5 उत्तरी अक्षांश में, यह भारत से होकर ही गुजरती है। और भारत से होकर गुजरेगी यानी कि ये कहां से गुजर रही है कि पूर्व से लेकर पश्चिम से गुजर रही है या फिर पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो भारत के बीच इतनी दूरी में जो भी राज्य आएंगे उन सबको काटती हुई गुजरेगी, मतलब एग्जैक्ट काटेगी नहीं, आपको कल्पना करनी है कि ऐसे भारत की मानचित्र में कि इतने से ऐसे गुजरती होगी, तो यहाँ जो भी राज्य स्थित होंगे उससे वो गुजरती होगी। इस तरह से ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा के थ्रू। ओके, ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे जो बात किया गया कि भारत का जो गोलार्धों के हिसाब से हम देखें कि अक्षांश के हिसाब से इसकी दूरी क्या है और देशांतर के हिसाब से इसकी दूरी क्या है, कि इसमें कितना लंबाई है। तो यहाँ पे 0 आपको ध्यान में रखना है कि विषुववृत्त है और विषुववृत्त से यहाँ से अंक बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे 23 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 80 आ जाता है, यहाँ पे 100 आ जाता है, 90 आ जाता है, मतलब इस तरह से अक्षांश बढ़ते हैं। और इसी तरह से देशांतर भी 0 से प्रधान जो देशांतर वहां से इनकी संख्या में वृद्धि होती है और 180 तक बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अगर इसके हिसाब से हम गोलार्धों के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पे स्थित है, यानी उत्तरी और पूर्व के बीच में है। ये भारत का मानचित्र मैं रफली बना रही हूँ, बस आपको समझना है कि भारत ऐसे स्थित है। ठीक है, तो अब भारत को उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से देखें ऐसे, तो यह मतलब 0 से लेकर दूरी 0 से 8 के बीच गैप है। उसके बाद 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच ये पहला है। उसी तरह से हम
जब पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करते हैं, यहाँ 0 से लेकर इसकी बात करते हैं, तो भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी अक्षांश तक फैली है। और इस तरह से जो है भारत इस गोलार्धों पर स्थित है। अब इन गोलार्धों पे होने का मतलब है कि अगर यहाँ से हम अक्षांश की बात करें कि भारत से ऐसे अक्षांश गुजर रहे हैं, और वहीं पे हम देशांतर की बात करें कैसे देशांतर गुजर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि देशांतर का इस्तेमाल किस लिए होता है। देशांतर का इस्तेमाल घंटों के लिए होता है। घंटों के विभाजन के लिए हमने किसको मानक माना है, देशांतरों को। तो देशांतर के हिसाब से ही किसी भी स्थान, विश्व के किसी भी स्थान का विभाजन घंटों में तब्दीली के लिए देशांतरों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह भारत का भी इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि 82 डिग्री जो अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, वो भारत का प्रधान यानी एक मानक रेखा माना जाता है, और उसी के हिसाब से उसको भारत का मानक समय भी माना जाता है उस देशांतर को। यानी इस देशांतर पे जितना भी समय होगा तो वही समय पूरे भारत पे लागू होगा। तो ये देशांतर किस तरह से निर्धारक होते हैं समय के निर्धारण में, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये भारत है, यहाँ पे मैप में रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये भारत की स्थिति है, इतना आप समझ गए। यहाँ से देशांतरों की रेखा सीधी होती है ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर, और अक्षांशों की जो रेखा होती है वो इस तरह से स्थित होती है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, या फिर पूर्व से आप जैसा वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो देशांतरों का इस्तेमाल होता है समय के लिए। अब पृथ्वी रोटेट हो रही है अपनी जगह पे, साथ में क्या होता है कि दिन और रात में तब्दीली के लिए पृथ्वी का एक जगह अपनी जगह पे रोटेट होना बहुत जरूरी है। अगर पृथ्वी थम जाएगी, एक ही जगह की घूमेगी नहीं खुद के स्थान पे, तो क्या होगा कि दिन और रात यानी समय कभी बढ़ेगा नहीं। जहाँ पे दिन है वहां पे दिन होगा, जहाँ पे रात है वहां पे रात होगी, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। तो लेकिन ऐसा हमारे सदुपयोग से ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी अपने स्थान पे भी क्या करती है, घूर्णन करती है। और साथ में जैसे आप घुमरी खेलते हो तो आप खुद के स्थान पे भी घूमते हो, और साथ में आप एक जगह से दूसरी जगह भी घूमते घूमते पहुंच जाते हो। तो इस तरह से पृथ्वी भी खुद के जगह पे घूमते घूमते वो सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। अब सूर्य के चक्कर लगा रही है मतलब कि सूर्य यहाँ स्थित है और पृथ्वी खुद के स्थान पे घूम रही है। तो होता क्या है कि जो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आप क्या होगा कि यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है और सूर्य यहाँ स्थित है। तो ये वाला जो भाग होगा आगे होगा, ये पूर्वी भाग, तो यहाँ पे सुबह पहले होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सूर्य जो होता है वो पूर्व में होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे पृथ्वी पूर्व में सुबह हो रहा है तो वहां पे पहले सुबह होगी, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा घूमते घूमते, तो जो पश्चिमी भाग है वो फिर इस समय आएगा और यहाँ पे फिर सुबह होगी। तो इस तरह से पृथ्वी जब पूरा अपना 130 का कोण बनाती है, यानी पूरे आकार को घूम जाती है, तो इस तरह से उसमें 24 घंटे पूरे करती है एक दिन का। तो इसीलिए सब जगह जो समय है, यानी पहले पूर्वी भाग में सुबह होगी, फिर धीरे धीरे घूमते घूमते अक्षांश पे आएगी, देशांतरों के पश्चिमी भाग पे आएगी, फिर देशांतरों के पश्चिमी भाग पे सुबह होगी। तो पृथ्वी इस तरह से घूमते घूमते पहुंचेगी, तो एक पूरा जो चक्कर लगाएगी, फिर से जिस स्थान से उसने सुबह हुआ होगा उसी स्थान पे आ जाएगी 24 घंटे में, तो एक नया दिन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मतलब समय का प्रभाव पड़ता है घूर्णन पे। अब घूर्णन हो रहा है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का जो यहाँ पे देशांतर मान लेते हैं, तो देशांतर है और ये पृथ्वी के देशांतर यहाँ पे मैं खींच दे रही हूँ, और सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। तो पृथ्वी घूम रही है ऐसे, यह देशांतर है, तो पृथ्वी ऐसे इस सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो होगा क्या कि ये वाला देशांतर पहले आएगा सूर्य के सामने, और वहां पे सुबह पहले होगी, फिर उसके बाद ये वाला देशांतर आएगा, उसके बाद ये और ये। तो पृथ्वी जिस तरह से घूम रही है उसके मतलब क्या हो रहा है कि देशांतरों एक साथ तो सुबह नहीं हो रहा है, बारी बारी से आ रहा है, यानी इतना आकार बढ़ा है कि वो धीरे धीरे उसके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह पहले होगा और बाद में इन क्षेत्रों पे सुबह होगा। तो ये जो पहले सुबह होगा उसको मान लिया जाता है कि पूर्वी भाग में वहां पे समय आगे है, और पश्चिमी भाग पे समय, जो भी पश्चिमी देशांतर के क्षेत्र है वहां पे समय पीछे होगा। और ये कैसे मान लेते हैं, तो हमने माना था कि जो ज्योमत्र रेखा है वहां से ग्रीनविच एक लाइन मानी थी, और वहां हमने मान लिया था कि ग्रीनविच से जो भी समय गुजरेगा
उसको हम स्टैंडर्ड समय मानकर उसको काट देंगे कि यही से समय की शुरुआत होगी, यानी जो ग्रीनविच है वही समय का मानदंड निर्धारित करता है। तो वहां से जो अगर समय को गिनते हैं तो मान लेते हैं कि अगर ग्रीनविच पे 12 बजे होंगे, 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जो पूर्वी इलाके हैं ग्रीनविच से, उनमें 12 के पहले यानी 12 पीएम यानी 12 के पहले के समय हो रहा होगा। 12 से पहले मतलब कि पीएम हो रहा है तो 12 से पहले 10, 11 या फिर 9 इस तरह का एएम हो रहा होगा। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में समय 2 घंटा 3 घंटे के डिफरेंस के हिसाब से 2 पीएम 3 पीएम हो रहे होंगे। तो देशांतरों को हमने क्या माना है, एक मानक रेखा माना है, उसके हिसाब से समय बदलता रहता है। तो इसी तरह से भारत में जब भारत की स्थिति की बात करते हैं तो 82 जो देशांतर है उसको हमने माना है कि वो भारत का पूरा एक समय निर्धारक रेखा है। जब उस पे समय पड़ता है तो वही समय यानी सूर्य जो है वो तो अरुणाचल प्रदेश में पहले उगेगा अगर भारत की स्थिति की बात करें तो, क्योंकि वो अग्रभाग पे पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए वहां पे सुबह पहले हो रहा है। और जब वो दक्षिण में मतलब पश्चिम होते होते आ रहा है तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग काफी है। और ये काफी अंतर का मतलब होता है कि ये देशांतरों का जो दूरी है कि कितने देशांतर है, तो कुल भारत की देशांतरों की संख्या की बात करें तो 29 देशांतर पड़ते हैं, यानी 29। तो एक देशांतर की बात करते हैं तो वो कुल 4 मिनट का होता है। एक देशांतर 4 मिनट का होता है। इसी तरह से 29 देशांतर की बात करें तो कुल 2.5 घंटे जितना डिफरेंस आ जाता है इनकी दूरी पे। इसीलिए इसकी बीच की जो इन दोनों 29 डिग्री के बीच का 2 से भाग देंगे, जो भी रेखा आएगी 29 डिग्री के बीच, उसको हमने मान लिया कि वो रेखा होगी देशांतर की 82.5 डिग्री। और उसी रेखा से हमने माना कि यहाँ जो समय होगा वही दोनों तरफ भारत के पश्चिमी और पूर्वी इलाके पे होगा। और इसी बंटवारे के कारण समय भारत में एक समान माना जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये 29 दो देशांतरों में भारत की दूरी बढ़ती है और उसी के कारण समय निर्धारित होता है। यानी समय का निर्धारण हमेशा देशांतर को ध्यान में रख के किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी पड़ोसी सीमाओं से जुड़ी हुई है। कुल 7 देश है। तो कैसे 7 देश है, तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल 4 हो गए, भूटान और बांग्लादेश 6 हो गए, यहाँ पे म्यांमार, और साथ में यहाँ पे श्रीलंका जो है एक ये जलीय सीमा बनाती है। ये स्थलीय सीमा नहीं बनाती लेकिन ये जलीय सीमा बनाती है। तो इस तरह से भारत के स्थलीय सीमा 7 हो गई है। और एक जलीय सीमा की बात करते हैं तो वो श्रीलंका का नाम आता है। भारत की राजनीतिक मैप की बात करते हैं तो इस तरह से बटा हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे कर्क रेखा गुजर रही है, तो किन किन राज्यों को होती हुई जो गुजर रही है, तो नागालैंड है यहाँ पे, फिर पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। तो इस तरह से जो है भारत के इन क्षेत्रों से ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है। यहाँ पे त्रिपुरा भी आता है, यानी कुल 8 राज्य हो जाते हैं इस तरह से। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो पूरा भारत का जो अपना मैप देखा तो इसको कुल 28 स्टेट है और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। अब इसका डिफरेंस क्या है, तो राज्यों जो 28 राज्य हैं उनमें जो शासन होता है उसमें 2 शासन होते हैं। एक तो राज्य सरकार शासन करती है और एक होता है केंद्र सरकार का, यानी दोनों नियम लागू होते हैं इसके ऊपर। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, राज्यों की, तो उनपे केवल केंद्र का अधिकार होता है। जो भी नियम सत्ता जो भी कानून सुधार करना होता है उस पर केवल केंद्र सरकार निर्णय लेती है। राज्य सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन
जिसके थ्रू किसी तरह का मतलब कोई सीएम नहीं चुना जाता, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन में मतलब लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं होता, लेकिन स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये होता है। तो इस तरह से जो है भारत को मतलब 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन अभी इसकी स्थिति में बदलाव हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने राज्य से तब्दीली करके उसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया। इस तरह से 9 2 और जोड़ देते हैं तो 9 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो आकार की दृष्टि से तो राजस्थान को देखते हैं तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य है। वहीं पे गोवा जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के अंदर एक छोटे से तट पर स्थित है। और राज्यों का निर्माण हमारे देश में भाषा के आधार पर हुआ है। तो कोई भी देश है हमारे विश्व का, जो भी पृथ्वी पर स्थित जितने भी देश हैं, उन सब का जो अधिकतर देशों के जो नाम है या फिर उनका निर्माण जो हुआ है वहां की भाषा के हिसाब से हुआ ही है, क्योंकि ये पूरा इतिहास में ऐसी प्रक्रियाएं चलती रही जिसके आधार पर लोगों ने अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए अपनी भाषा, अपनी पहचान के आधार पर ही अपने देश का नाम रखा। उसी तरह से भारत में भी वही परंपरा अपनाई गई और राज्यों के हिसाब, जो भाषा है राज्यों में उसके हिसाब से उन राज्यों के नाम पड़े। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोलने वाले भाषी लोग अधिक थे, इसलिए वहां पे उसको गुजरात कहा गया। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो वहां पे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उनको वो नाम दिया गया। तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों की अधिक जनसंख्या। उत्तर प्रदेश, बिहार में मैथिली, भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए उसको उत्तरी भारत और ये सब नाम दिया गया। पश्चिमी पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पे मेघालय है, असम है, नागालैंड है, तो यहाँ पे जनजातीय इलाके ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उनके संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनके नाम निश्चित किए गए। तो भारत का अधिकांश जो राज्यों का बंटवारा उनकी भाषा के आधार पर ही हुआ था। तो ये भाषा का जो नाम रखा गया, भाषा के आधार पर राज्यों का नाम, और विभाजन जो हुआ भाषा के आधार पर विभाजन हुआ, यानी उससे एक राज्य बना। और ये जो प्रक्रिया पूरी हुई ये 1956 के कानून के तहत हुई है। एक 56 पास हुआ था एक्ट, राज्यों के को आधार बनाकर कि राज्यों का बंटवारा किस आधार पे हो, और उसी के तहत इन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो ये भारत का भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते तो हिमालय का जो क्षेत्र आता है वो पूरा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो पूरा असम से होते हुए, अरुणाचल से होते हुए ऐसे निकलती है। यहाँ पे गंगा है। साथ में हम यहाँ पे बात करती है पश्चिमी तटीय घाट आता है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे पूर्वी घाट भी स्थित है। यहाँ पे विंध्य श्रेणी है और सतपुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अरावली की हमने बात की थी, तो अरावली की श्रेणियां इस तरह हैं जो वलित पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती हैं। यहाँ पे नर्मदा की स्थिति है, तापी नदी है। ये दोनों नदियों में कहा जाता है नर्मदा और तापी, क्योंकि ये भारत की अधिकांश नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं, यानी उनका बहाव इस तरह से होता है, इस तरह आता है तो बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो वो इस तरह से बहती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है, यानी कि पश्चिम की तरफ जाती है, जबकि बाकी नदियां जो है पूर्व की तरफ आती हैं। तो इस तरह से इन नदियों की खास अपनी विशेषता है। जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जलवायु और अन्य जो विशेषता है नदियों के बारे में, मैदानों के बारे में, तो देखेंगे डिटेल में कि ये सब कैसे होता है। साथ में गोदावरी दक्कन पठार है, यहाँ पे स्थित है। आपको ऊपर से थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे कृष्णा नदी है, नीलगिरी है, यहाँ पे अन्नामलाई है, पर्वत जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ पे कावेरी नदी है, जो अभी विवाद चल रहा है करंट में कि कर्नाटक और तमिल के साथ की पानी की जल बंटवारे को लेकर इसके। तो इस तरह से जो है भारत का विभाजन हुआ है जलवायु भौतिक स्तर पे। और यहाँ पे 5 नदियों का संगम यानी चेनाब कहा जाता है, सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है। जो 5 नदियां उसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु का नाम आता है। तो भौतिक विभाजनों की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, सभी आपने देखा। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी कार्य का है। हिम आलय यानी हिम
बर्फ का घर। हिमालय पर्वतों को 3 मुख्यतः समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय यानी हिमाद्री कहते हैं। वहीं पे ये विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, यानी यहाँ पे जो भी स्थित है। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो ये जो आकृति बनती है यहाँ पे ये होती है हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक जो अंतिम सबसे दक्षिण में है हिमालय के, मध्य में हिमाचल है यानी हिमाद्री दक्षिणी हिमाद्री, और सबसे ऊपर जो है वो है हमारा बृहद हिमालय। इन्हीं इस तरह से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाद्री यानी शिवालिक के हिसाब से 3 हिसाब से हिमालय को बांटा गया है पर्वत श्रेणियों के हिसाब से। दक्षिण के हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। तो इसको कैसे पता करें, तो यहाँ पे आपको देखना है मैप देखते समय कि यहाँ पे गंगा नदी गुजरती है, यमुना गुजरती है, साथ में ब्रह्मपुत्र इस इलाके से होकर गुजरती है, और इनकी सहायक नदियां भी साथ साथ इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। तो ये जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भारत के अन्य क्षेत्रों के कंपेयर में यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। और ऐसा क्यों है, तो एक तो इनका जो भूमि आकार है, जो स्थल रूप है, उसके कारण है। इसकी भू आकृति जो है मैदान है, सपाट है, और यहाँ पे सपाट भूमि का लाभ हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सपाट भूमि जो है एक तो यातायात आवागमन के लिए लाभदायक होती है, वहां पे फसलें का पैदावार अच्छा होता है, साथ में जो है लोग आने जाने के लिए किसी भी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन शैली सरल होती है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है पास में साथ में नदियां भी मिल जाती है, पानी की सुविधा भी होती है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे बसना अधिक पसंद किया, और इसके कारण यहाँ पे जो जनसंख्या धीरे धीरे अधिक हो गई। तो इस तरह से जो उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं जो वो अधिक उपजाऊ होते हैं, और फसलों की पैदावार अच्छी होती है, जल की सुविधा है, आवागमन है, लोगों के जीवन के लिए सुलभ स्थितियां है, और इसके कारण यहाँ पे जो है अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। जलोढ़ निक्षेप की बात करते हैं कि जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब नदियां अपनी तीव्र धार से बहती हैं, तो जो उनके किनारे होते हैं उनसे लगे हुए जो तटीय होते हैं उनसे वो मिट्टियों का कटाव करती जाती है अपनी धारा के साथ साथ। तो वो मिट्टियां क्या होती हैं कि उसके साथ घुलन होकर आगे बढ़ती जाती है, और जहां ये नदी का जो तीव्रता से अपनी धीमी स्थिति पाती है वहां पे उनका निक्षेपण कर देती है, यानी यहाँ पे अपवर्तन करती है, और यहाँ से ये फिर लाकर इसको एक जगह निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित करेंगे तो वहीं पे ठहर कर वो जमा हो जाएगा, और जमा होने से क्या हुआ कि वहां पे एक मैदान का निर्माण होगा, खासकर तो सपाट मैदान निर्मित होगी, और यही से मैदानों का निर्माण की प्रक्रिया में नदियां सहायक भी होती हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। मान लीजिए यहाँ पे जो नदी बह रही है, एक नदी है, बड़ी नदी गंगा को मान लेते हैं। अब गंगा की सहायक नदियों में यहाँ से एक नदी गुजरती है, यमुना है, बेतवा है, इस तरह से नदियां गुजरती है। ये नदियां इधर से आती हुई इस नदी में मिल जाएंगी, मुख्य नदी में, और अपना सारा पानी इसको दे देंगे। इसी तरह से यहाँ से नदियां आएंगी और इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, और फिर या फिर यहाँ से कटकर एक नदी निकल जाएगी। इस तरह से जो है इसकी सहायक नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से जुड़ी होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। गंगा निर्माण करती है ये पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मपुत्र जो निर्माण करती है डेल्टा का वो है बांग्लादेश के क्षेत्र की ओर, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं वो इसी को मुहाना कहा जाता है। तो ये होता कैसे है कि नदी है बह के आ रही है यहाँ पे,
तो नदी तो बही और समुद्र यहाँ पे स्थित है, तटीय भाग है, यहाँ से समुद्र नदी में मिल रही है। तो ये जो मुहाना होता है इसी को ही इसका तटीय क्षेत्र कहा जाता है नदी को। और यही क्षेत्र से नदियां जो मिट्टी लेकर आई हैं, जो महीन मिट्टी लेकर आती हैं, वो यहाँ पे आकर इनकी गति जो तीव्रता से एकदम धीमी होगी। अब धीमी होगी तो यहाँ पे जो भी महीन कण लाएंगे उनका निक्षेप करेंगी, और उसी निक्षेपों के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जमा होगा मिट्टियों का, धीरे धीरे मिट्टी का जमा होते होते जो इलाका है यहाँ पे, भले यहाँ पे पानी है, मान लीजिए कि पानी स्थित है, जल है, लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी के जमा होने से वहां पे जल की जगह मिट्टी का एक छोटे छोटे द्वीप होते जाएंगे, और उन्हीं द्वीप का क्या होगा कि वो एक जलोढ़ का निर्माण होगा। यानी जो मिट्टियों का जमाव होता है धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि डेल्टा आकृति बन जाती है, और यानी वो उपजाऊ जमीन का क्षेत्र को ही डेल्टा कहा जाता है। तो वहां पे इस तरह से जो है डेल्टाई जमीन पाई जाती है, यानी उपजाऊ जमीन पाई जाती है नदियों के मुहाने पे। और फिर नदी क्या होगी कि समुद्र में इस तरह से अपना निक्षेप करते करते जो भी जल होगा वो समुद्र में विसर्जित होता जाएगा, और यहाँ पे वो डेल्टाओं का निर्माण करती जाएंगी, और यहीं पे मुख्यतः खेती होती है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, और इसी को कहा जाता है सुंदरवन। आपको सुंदरवन की विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पेड़ का नाम मैंग्रोव होते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा के लिए। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थलीय स्थित है। पश्चिम भाग में की बात करें, यह शुष्क गर्म और रेतीला स्थल है। राजस्थान में जो जगह की है वहां की बात हो रही है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है जो पश्चिमी जगह है। उत्तरी मैदान देखिए कि पश्चिमी क्षेत्र में जो है वनस्पति कम है, वहीं पे पूर्वी भारत की बात करते हैं तो वहां पे पहाड़ी इलाके है, वनस्पतियों की भरमार है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है, घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला में जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में टूटा फूटा है और असमानता है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला, लौह प्रचुर मात्रा में स्थित है। तो होता क्या है कि भारत के विशेषताओं में जैसे कि हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहां पे विंध्य और सतपुड़ा स्थित है, और वहीं पे नर्मदा और ताप्ती का उद्भव स्थान है, और वहीं से वो अरब सागर में गुजरती है, यानी वो पश्चिम की तरफ बहती हैं। उसी तरह हमने देखा कि अरावली जो श्रृंखला है वो विश्व की पुरानी श्रृंखला है। साथ में हमने ये देखा कि जो प्रायद्वीप क्षेत्र दक्षिण के, उसको दक्कन का क्षेत्र भी कहा जाता है, और वहां पे जो है पठारी क्षेत्र होने के कारण वहां पे खनिजों की भरमार अधिक पाई जाती है। जैसे कि झारखंड का जो क्षेत्र है वो पठार है, वहां पे खनिज कोयले का जो खनन होता है बहुत अधिक होता है। साथ में हम जब पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करते हैं कि ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पे पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट में पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक है। यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण में जब पहाड़ों की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये तीव्र होते जाते हैं, दक्षिण में अधिक ऊंचे होते जाते हैं, और ये लगातार ऐसे पहाड़ श्रेणी में है। लेकिन वहीं पे पूर्वी घाट के बात करते हैं तो यहाँ पे पहाड़ की जो बीच की दूरी है, जो कहीं ऊंचे पहाड़ है कहीं ज्यादा नीचे पहाड़ है, और खासकर इनमें कटपिट है, यानी लगातार श्रृंखला में नहीं होकर ये टूट फुट छठे फोटे आकार में पहाड़ स्थित है, कहीं इतने दूर पर स्थित है और इस तरह से है। और इसका कारण क्या है कि ज्यादातर पूर्व में जो है नदियों का बहाव होता है, तो नदियां क्या है कि इन पत्थरों को काटती हुई गिरती हुई समुद्र में मिलती हैं। इसके कारण इनके बीच जो ये छटपुट कटाव देखने को मिलता है। वहीं पे पश्चिम घाट एकदम समानांतर श्रेणी में क्यों है, क्योंकि इस तरफ कोई नदी इतना गिरती नहीं है, इसलिए इन पे जो प्रहार होता है नदियों का वो नहीं होता है, और यहाँ पे समानांतर एक पर्वतीय श्रृंखला देखने को मिलती है। और ये एक बात है कि आपको डेल्टाओं का आकार ध्यान में रखना है कि डेल्टाई आकार त्रिभुजाकार के होते हैं। जैसे कि नदियां ऐसे यहाँ पे पहले वो अपना पानी लाई और पानी से जो भी धूलकण है वो उनका निक्षेपण करने लगी, तो यहाँ पे वो धूलकण का ज्यादा
निक्षेपण करते करते जलोढ़ का निर्माण करते जाएंगे, धीरे धीरे होते होते यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार आकृति होती है और ये जलोढ़ यानी डेल्टाई क्षेत्रों का एक विशेषता होता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। जैसा कि हमने देखा, पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्वी की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों के मुहाने पर सुंदर डेल्टा वन है, सुंदर डेल्टा क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे। तो ये कि पश्चिमी घाट की एक और विशेषता है कि ये सक्रिय है, ज्यादा पतली है और यहाँ पे चट्टानी भाग सक्रिय रूप से ऐसे विस्तृत है। वहीं पे पूर्वी घाट की बात करते हैं तो वहां पे जो चौड़ाई अधिक है और यहाँ पे नदियां बहती हैं, इसके कारण छटपिट कटाव इनके बीच देखने को मिलता है। और नदियों में मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां हैं। और जैसा कि नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण कर रही हैं, उनमें मुख्य है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, जिसको सुंदरबन कहा जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप, ये जो लक्षद्वीप है प्रवालों का द्वीप कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी एक द्वीप है जो अंडमान निकोबार जो दक्षिण पूर्व भारत में स्थित बंगाल की खाड़ी में है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से अधिक प्रभावित हुआ था? अंडमान निकोबार था वो। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसकी बात करें तो होता क्या है कि भारत में 2 द्वीप समूहों की बात की गई है कि लक्षद्वीप समूह, क्योंकि ये इसको द्वीप क्यों कहा जाता है? द्वीपीय समूह ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल से घिरे होते हैं। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो वो तीनों तरफ से जो है उसका भाग जल से घिरा होने के कारण उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। वहीं पे द्वीपों को द्वीपीय समूह कहा जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं और बीच में द्वीप पर वो क्षेत्र स्थित होता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार है जो द्वीप समूह है और उसपे मतलब ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। लेकिन लक्षद्वीप की खास विशेषता है कि ये प्रवालों से बना है। मुख्य तो कोई भी जो द्वीप समूह है वो प्रवालों से ही बनते हैं। अब ये प्रवालों के बारे में हम आगे देखेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब सुनामी को समझ लेते हैं कि सुनामी होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, अस्थिर क्षेत्र है, उबड़ खाबड़, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कारणवश भूकंप आता है। भूकंप आने के अपने कारण विशेषताएं होती है, उन क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे जब भूकंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है कि मैग्मा यहाँ पे स्थित होता है पृथ्वी के केंद्र में और ये मैग्मा हमेशा तरंगे उत्सर्जित करता है और यहाँ पे ये पृथ्वी के धरातल में ऐसी चट्टानें स्थित होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैग्मा होता है, फिर मेटल होता है, फिर भूस्थलीय ऊपरी सतह होते हैं। तो ये जब तरंगे उत्सर्जित होती है तो यहाँ पे किसी न किसी कारणवश इसमें दबाव पड़ता है और ये कहीं ना कहीं पिघलन या फिर इनमें अस्थिरता आ जाती है और इसके कारण भूकंप आया ऊपरी सतह पे, अगर नीचे कुछ हिलेगा मतलब अस्थिरता आएगी तो ऊपर तो महसूस होगी और ऊपर में जो महसूस होता है उसी को कहते हैं भूकंप। अब जब भूकंप आ रहा है, अब मान लीजिए कि भूकंप महाद्वीपों पे आया तो वो हमारी और संरचना, जनजीवन वो सबको हानि करेगा। यानी यहाँ पे द्वीपों पे आया नहीं, यानी कि ये जमीनी स्तर पे जो भी चीजें सब टूट फूट के गिरेंगे। भूकंप का यही काम है। लेकिन जब भूकंप महाद्वीपों के बजाय महासागरों में आते हैं, यानी महासागर की एक सतह होती है और सतह पर जब एक तरह का चोट लगती है, जब यहाँ से गैस निकली तरंगे और यहाँ की सतह हिली, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी जल स्थित है उनमें भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अस्थिरता आएगी। फिर अस्थिरता त्रिभुज रूप लेगी, ऐसे ऐसे फिर उसकी धारा बनती जाएगी और तरंगे ज्यादा ऊंची होती जाएंगी। इस तरह से धीरे धीरे जो जल कैसा होता है कि एक आवरण से लदा होता है जल और बहुत सघनता से जुड़ा होता है जल के कण। तो इस तरह से जो ऊपर बढ़ते बढ़ते वो तरंगे अपना एक विशाल रूप ले लेंगी और विशाल रूप होने से वो समुद्र को
जो भी जल है उसको उठाती हुई एक जगह से दूसरी जगह गति करेंगी, क्योंकि उनमें एक अस्थिरता ये वो हिल गए। जैसे कि आप किसी गिलास में जल लीजिए और जल को रहने दीजिए, फिर धीरे से उसको हिलाइए, तो कैसा होगा कि उसमें इस तरह से अस्थिरता आएगी और उसपे ऐसी तरंगे दिखेंगी आपको। और जब उसको ज्यादा तरंग एक साथ जुड़ती जाएंगी तो बड़ी तरंगे छोटी तरंगों से जुड़ती जुड़ती और बड़ी होती जाएंगी। और वही जब महाद्वीपों के सामने आती हैं यहाँ पे, तो वो इस तरह से प्रवाह करती है, इस तरह से प्रहार करती है कि अपने साथ जितना भी सब कुछ होता है भूमि स्थल का वो अपने साथ चपेट ले जाती हैं। और इसके कारण काफी सुनामी का आना एक मतलब बहुत दुखदायक स्थिति होती है, क्योंकि इससे जनहानि बहुत अधिक होती है, साथ में संपत्ति का नुकसान होता है, लोग अपने प्रियजन को खो देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को विस्थापन होना पड़ता है। और एक देश के सुनामी का अगर मार झेलता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और वो देश गरीबी की मार कहीं ना कहीं उसकी पड़ती है। तो कोई भी आपदा किसी भी रूप में हमारे लिए लाभदायी नहीं होती है। अब यहाँ पे प्रवालों की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लक्षद्वीप क्या है, एक प्रवाल द्वीप समूह है, तो उसके बारे में देखते हैं कि प्रवाल द्वीप होते क्या है। तो ये प्रवाल, पहले तो प्रवाल आपको जानना है कि प्रवाल होते क्या है। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल जो है द्वीपों का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा प्रवाल है यहाँ पे, और ये प्रवाल के अगर पहला जो प्रवाल है इसके ऊपर होता क्या कि इनकी एक सतह लेयर बनती जाती है कि एक सतह पे दूसरा प्रवाल, तीसरा प्रवाल, इस तरह से जब पहले वाला मर जाएगा तो उसके ऊपर एक नया प्रवाल विकसित होगा, फिर ये मरेगा तो इसके ऊपर एक नया आएगा, इस तरह से इनकी श्रृंखला बनती जाती है। तो ये समुद्र में से स्थित होते हैं और ये देखिए कि इस तरह से टीले बनाकर भी ये समुद्र में स्थित है। अब जब इनकी आकृति बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये समुद्र के सतह पर आ गए, ऊपरी सतह पर, तो इस तरह ये दिखेंगे और ये इस तरह का आपको आकृति दिखेगा। अब होगा क्या कि इसके चारों ओर तो ऐसी आकृति बन गई और धीरे धीरे प्रवाल और बढ़ते जाएंगे और एक द्वीप का निर्माण कर देंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी द्वीप महासागरों में पाए जाते हैं वो इसी आकार के होते हैं कि एक द्वीप होता है, उसके चारों ओर पानी होता है। तो द्वीपों का निर्माण प्रवालों के कारण ही होता है मुख्यतः। और जब ये द्वीप किसी तटीय, मान लीजिए कि प्रवाल है और वो किसी तटीय क्षेत्र से जुड़े, ये भारत की तटीय रेखा, पश्चिमी तटीय रेखा, और इससे जुड़े हुए अगर ये प्रवाल में वृद्धि होती है तो ये तटों पे दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से ये तटीय क्षेत्रों पर भी प्रवाल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सुनामी का उदाहरण दिया गया है, इसको देख लीजिए कि इस तरह से जो सुनामी आएगी और आसपास के जो तटीय और से जितनी दूर तक उसका प्रवाह तेज होगा उतने एरिया को कवर करके पूरा अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इस तरह से सुनामी नुकसानदेह होता है। और आज के चैप्टर में देखा कि सुनामी क्या है, फिर भारत की स्थिति देशांतरों पे किस तरह से, अक्षांशों पे किस तरह से, फिर हमने हिमालय और बाकी सब चीजों के बारे में देखा। आई होप कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से डिटेल में किया होगा और आपने समझा होगा बाकी सब चीजों को भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।